सभी गुरुजनों को प्रणाम। मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं मेमोरी एजुकेशन पर। तो सभी भावी शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप अपने बच्चों के भविष्य को जरूर उज्जवल करोगे और उनको प्रगति के नए रास्ते दिखाओगे और उनके माता पिताओं की अपेक्षाओं पर भी आप खरे उतरोगे। इसी के साथ में मैं कहना चाहूँगा कि जिनका 1-2 नंबर से नहीं हुआ पा रहा है, मैं कहूँगा कि सफलता जो अथक प्रयास करता है उसे सफलता ज़रूर मिलती है। तो आप प्रयास करते रहिए और जो जो भी आपके ध्यान आपके भटकाते हैं, कोई भी गैजेट्स वगैरह, तो इनसे थोड़ा अवॉइड करिए इनको और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होइए। जो भी आपके समक्ष जो भी लगा हो इस बात, उनसे प्रेरणा लीजिए और उनके पास में जाकर के उनसे ज्ञान लीजिए कि आपने कैसे क्या संघर्ष किया। मैं बताना चाहूँगा कि हर एक सफल इंसान के पीछे बहुत संघर्ष छुपा हुआ रहता है। तो आप उनसे जाइए और मिलिए कि हमें भी क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि हम भी आपके काबिल हो सकें या हम भी इस काबिल हो सकें कि अपने माता पिताओं के सपने को साकार कर सकें। तो जो भी आपके मन में द्वेष हो उन सबको निकाल करके आज ही अपने नज़दीकी जो भी लगा हो उनको बधाई देने जाएं और उनसे कुछ ना कुछ सीख करके ज़रूर आए। क्योंकि वो कहता है कि जो प्यासा होता है उसको कुएं की ज़रूरत होती है, कुएं को प्यासे की ज़रूरत नहीं होती है। और हार जीत तो चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि जीत हमारी एक किसी में एक में जीत हो जाने से हम महान हो गए, ऐसी बात नहीं है। हार और जीत जीवन के ये दो पहलू हैं, तो होती रहती है। और सक्सेस के बारे में मैं बताऊं तो सक्सेस जो है वो क्या है कि परिश्रम करने वालों पर फिदा हो जाती है। और कुछ लाइनें मैं बताता हूँ आपको कि हौसले के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। हौसले के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो उम्मीद जिंदा रखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो इसी के साथ में मैं कुछ जो NIOS से संबंधित कुछ कमेंट्स हैं जिनको मैं पूरा करने की कोशिश करता हूं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। बाकी आगामी रीट की तैयारी पर लग जाइए। जो भी गैजेट्स आपकी एकाग्रता को भंग करते हैं उनको अवॉइड कीजिए, उनसे दूरी बनाइए और किताबों से प्रेम करना शुरू कर दीजिए। वो कहते हैं कि जब किताबें आपके पास में हो तो आपको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, सब धुंधला धुंधला होना चाहिए और उसी पर ही फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो फोकस आप बनाना तो लेना चाहूँगा मैं। कुछ जो कमेंट्स हैं उनके 12 दिन हो गए, इसकी भी मुझे काफ़ी होता है कि मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। और हो सकता है कि अभी ये जो नए आप कमेंट करोगे तो उनके जवाब शायद काफ़ी लंबा वक्त गुजर जाए, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पहले बता दूँ मैं आपको, क्योंकि मेरा जो स्वयं का समय है उसको भी देखो, सभी का अपना अपना समय है जो कि शेड्यूल के अनुसार सेट रहता है। और सभी अपन के घर में भी परिवार में भी काफ़ी वर्क होते हैं तो उनको भी करना पड़ता है और एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है, तब जा कर के होता है। तो अभी फ़िलहाल इसके बाद में हो सकता है कि आपको काफ़ी वेट करना पड़े, तो क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी मैं इनके जवाब दे देता हूँ। देखो, जो भी बात होगी सत्य होगी, आपको इसको स्वीकार करना होगा। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचे तो इसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो पहले मैं लेता हूँ अनु विलोग हैं, विलोग के नाम से हैं, इन्होंने 12 दिन हो गए कमेंट्स किए हुए। तो इन्होंने लिखा हुआ है, सर मेरे पति NIOS से डीलेड किए हैं
एग्ज़ाम पास किए हैं पर प्रैक्टिकल में बीमार होने के कारण नहीं दे पाए हैं। वो गवर्नमेंट टीचर हैं, अब उनकी जॉब खतरे में है। सर क्या करें, कुछ बताएं। देखो, एक जॉब परिवार को पालती है, इसलिए नहीं है, सभी की भावनाएं जुड़ी हुई रहती है और काफ़ी मिन्नतों के बाद में एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन पाते हैं। तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई 10th का बच्चा है, अगर वो हिंदी का एग्ज़ाम देने गया या गणित का देने गया और उस दिन वो बीमार हो गया, कोई दुर्घटनावश कुछ बात हो गई, तो क्या बोर्ड वाले उसकी इस भावनाओं को देखते हुए 2 बार उसका एग्ज़ाम लेते हैं? नहीं लेते हैं। तो इस पर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार फिर कहूँगा कि अगर आपने उस समय बीमार थे तो ऐसी बात नहीं है कि थोड़ा से बीमार होने पर व्यक्ति रुक जाए, कुछ गंभीर बात रही होगी तभी आप वहाँ पर नहीं जा पाए। हमारे मित्र के साथ में भी ऐसा हुआ था कि वो काफ़ी बीमार थे उस वक्त, बाकी उन्होंने वो थियरी में हुए थे बीमार तो उनका काम हो गया था, बाद में उनको दिया गया था मौका। बाकी अब ये समय भी काफ़ी लंबा चला गया है तो इस पर तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। एक है ओम प्रकाश यादव जी ने लिखा हुआ है, सर मैं पास तो हो गया हूँ लेकिन मेरे रिजल्ट में एनसी लगा हुआ है। अब पास होने से मतलब नहीं है ओम प्रकाश जी, एनसी लगा हुआ है, नोट क्लियर है आपने पास किया है, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ और मैंने कक्षा 12वीं में 59% बना लिया है। तो उस समय आपके 12वीं में उनकी जो मार्क थी उनके अनुसार नहीं रहे होंगे, इसीलिए आपके एनसी लगा हुआ है। देखो, डीएलएड चाहे आप स्टेट से कीजिए, कहीं से भी कीजिए, उसकी एक शर्त है कि आपको 50% अबाउ या कैटेगरीज के अनुसार जो भी बेनिफिट्स दे रखे हैं उनको छोड़ करके 50% तो आपको होना ही आवश्यक है। और अगर नहीं है तो आप डीएलएड या बीटीसी, बीएसटीसी जो भी बोलते हैं वो नहीं कर सकते। बाकी फिर भी एनआईवीएस वालों ने सभी को मौका दिया था कि आप एक ईयर्स के अंदर अंदर हैं जो कि 12th में एक बार फिर एडमिशन लेकर के उसको अपडेट कर सकते हो। और फिर भी हमने उस समय इन बातों को, शायद हो सकता है कि हमने इतना सीरियस होकर के नहीं लिया हो और साल के डेट की, देखो समय निकलने के बाद कुछ भी नहीं होता है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अगर आपने जो भी बीए वगैरह कर रखी हैं और बीए में भी आपकी उनके मांगों के अनुसार है तो बीएड वगैरह देखिए और भी अन्य सेवाएं हैं उनकी प्रति भी आप देखिए, क्योंकि एनसी लगा हुआ है तो उनके पास में इसका कारण है। तो इस पर भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पास किया है, अब एनआईवीएस इसे मान्य करेगा या नहीं, सब मुझे बताएं। तो देखो, अब कर दे तो अच्छी बात है, बाकी समय मुझे लग रहा है कि काफ़ी हो गया। सर मैं 2017 टू 2019 के सेशन में डीएलएड, ये रीना बिहार से हैं, सर मैं 2017 टू 2019 के सेशन में डीएलएड की थी। मेरी 12th में 48.33% नंबर हैं। मेरे एनआईवीएस सर्टिफिकेट में एनसी लगा है, क्या करूं? देखो, वही तो बात है कि आपने क्राइटेरिया उसका पूरा नहीं किया है। 48.33% था जो कि एनसी लगने का कारण है। तो इस पर भी मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं आपकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूँ। सत्य आपके समक्ष है, क्योंकि एनआईवीएस ने एक समय दिया था, आपने उस समय पर वो कार्य नहीं किया है, तो उसका अब मुझे नहीं लगता कि कुछ समाधान हो। हाँ, संगठन में शक्ति जरूर होती है। अगर आप सभी का संगठन आए और सभी मिलकर के कुछ करें तो देखो क्या नामुमकिन है। बाकी समय होता है, कुछ सिस्टमेटिक ढंग से भी कुछ कार्य होते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी मैं लेना चाहूँगा आगे कमेंट्स। नीरज कुमार जी ने लिखा है, मैं एनआईवीएस से डीएलएड
किया हूँ, मेरे माता के नेम में एक लेटर मिस है, करेक्शन कैसे होगा सर प्लीज़ बताएं। देखो, इसके लिए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप पहले तो एनआईओएस में अगर एक लेटर की मिस्टेक आ गई है तो आपकी, ऐसा नहीं है कि आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा, वहाँ पर आपसे शपथ पत्र ले लिया जाएगा और उसके आधार पर आपको जो है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक मिस करेक्शन लेटर के कारण आपको बाहर कर दिया जाए। बाकी फिर भी अगर कोई संशय हो तो आप नोएडा जाइए और वहाँ से आप इसका करेक्शन करवा सकते हो। जिनकी भी डिग्रियाँ घूम जाएगी तो वो डिग्रियाँ कहाँ से आएगी, तो वो डिग्रियाँ वहीं से आएगी जहाँ से वो जिस संस्थान से किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी आप करेक्शन करवा लो तो अच्छा रहेगा। बाकी इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है नीरज कुमार जी, आप खुश रहिए और एग्ज़ाम तैयारी कीजिए। और एक हैं कमल जी हैं, उन्होंने लिखा हुआ है सर एनआईओएस डीएलएड 2022 में एडमिशन कब स्टार्ट होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि कमल जी अब भी एनआईओएस डीएलएड नहीं करवाता है। वो एक समय था जिस समय के अंतराल में जो एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार में एमएचआरडी जो मंत्री थे और भारत सरकार ने ये प्रोग्राम जारी किया था कि किसी भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान में हैं जो कि अनट्रेंड टीचर हैं वो सेवारत नहीं रह सकते हैं। तो उन्होंने ये करवा दिया है और आने वाले समय में आप देखोगे तो प्राइवेट सेक्टर में जो भी डिप्लोमाधारी है वही जॉब कर पाएंगे, स्पष्ट बात है। अभी नहीं है, हालांकि बहुत से ग्रामीण प्रवेश के स्कूलों में नहीं है, बाकी आने वाले समय में अनिवार्य रूप से हो जाएगा। एक है सुजाता है, तो उन्होंने लिखा है कि सर क्या एनआईओएस डीएलएड वाले वैलिड हो गए हैं पीआरटी के लिए। सुजीता जी बिल्कुल हो गए हैं, मैंने स्वयं ने डीएसएसबी का दिया है और अगर उसमें अच्छे मार्क्स आए या नहीं आए वो बात की बात है, बाकी वैलिड हो गए हैं। और मैं स्वयं जो डीएसएसबी का है वो एग्ज़ाम दे करके आया हूँ और ये जो राजस्थान में अभी रीट हुई थी उसका भी दिया हूँ और 2 गुना में सिलेक्ट भी हुआ हूँ और कोई भी दिक्कत नहीं आई। हालांकि ये नया नया डिप्लोमा था तो थोड़ा दल सत्यापन जरूर हुआ और उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया है। बाकी मैं और भी लेना चाहूँगा, एक है एमडी खिलाड़ी। तो सर मेरा रिजल्ट क्लियर है फिर भी स्टडी सेंटर पर सर्टिफिकेट नहीं आया है, सर क्या करें प्लीज़ हेल्प मी। देखो एमडी जी, अगर स्टडी सेंटर पर सर्टिफिकेट नहीं आए ऐसा तो हो नहीं सकता है। आप स्टडी सेंटर वालों के पास में जाइए, उनसे निवेदन कीजिए, फिर भी अगर वो नहीं देते हैं तो लिखित में कुछ वहाँ से ले आइए और उनको आप पहले जहाँ भी आपका स्टडी सेंटर रहा होगा वहाँ से लिखवा करके, और जो इसका एक कहूँगा कि संस्थान जो था वहाँ जाइए, फिर वहाँ से आप नोएडा के लिए प्रस्थान कीजिए और जितना जल्दी हो सके आप जाइए। ये लड़ाई आप अकेलों को ही लड़नी पड़ेगी, तो आप जाइए, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट आना चाहिए, ठीक है। बाकी फिर भी और भी कहीं और भी बहुत से विकल्प है आपके पास में, तो आपके तो निश्चिंत रहो आपके पास में आप। बाकी आप शुरुआत कर दीजिए आज ही से, अगर नहीं की हो तो आपको इसका समाधान हो जाएगा एमडी, ठीक है। अनिल हैं, उन्होंने लिखा हुआ है सर LBBL की 83 गई है, मेरी 96 हैं। अच्छा, ये किसी और वीडियोस का गया इसमें। तो एक हैं ज्योति शुक्ल, इन्होंने लिखा हुआ है एनआईओएस डीएलएड की मार्कशीट में SYCI लिखा हुआ है। सॉरी, ये आपका कमेंट्स तो मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि हमारा पीसी है जो कि शट डाउन हो चुका है। बाकी जिनको भी जानकारी अच्छी लगी हो
लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आशा करते हैं बहुत शीघ्र आपसे मिलें। बाकी आप हमसे जुड़े